नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। लाउड स्पीकर विवाद के बीच ईद से पहले आज अलविदा जुम्मे की नमाज है। इस मौके पर यूपी में अलग अलग तस्वीर और एक अलग अंदाज देखने को मिला। राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सड़क पर अलविदा नमाज को नहीं पढ़ने का फैसला आम सहमति से लिया गया है। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। इसके साथ ही मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपील करी अपनी तरफ से। इस अपील में कहा गया कि अलविदा नमाज सड़क की बजाय घरों और मस्जिदों में पढ़ी जाए, जबकि राजस्थान के जयपुर में अलविदा नमाज सड़कों पर पढ़ी गई। सवाल यह है कि जब यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लग सकती है, तो क्या राजस्थान और बाकी राज्यों में ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसे समय में जब पूरे देश में कहीं आजान हनुमान पर संग्राम चल रहा है और कहीं सांप्रदायिक तनाव पर सियासत की जा रही है, यूपी ने सांप्रदायिक सौहार्द का एक मॉडल पेश किया। योगी सरकार ने पहले आम सहमति बनाते हुए लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का अभियान शुरू किया और अब सड़क पर नमाज पर पाबंदी का फैसला किया है। ऐसा करके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक सौहार्द का नया मॉडल और एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी ने मजहबी विवादों पर पूर्ण विराम लगा दिया है? सवाल यह भी है कि क्या योगी मॉडल पर सियासत क्यों की जा रही है? जब ऊंची आवाज पर यूपी में राहत मिल सकती है, तो फिर राजस्थान में सियासत क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगा दिया है? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। अलविदा नमाज की अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, यूपी की और राजस्थान की। एक तरफ जहां यूपी सड़क पर नमाज को लेकर एक आम राय बनाते हुए अलविदा नमाज नहीं पढ़ने की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आज जयपुर में सड़कों पर अलविदा की नमाज पढ़ी गई है। जयपुर की जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज, सड़कों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए। समाज के लिए जामा मस्जिद के बाहर की सड़क बंद कर दी गई। दोनों तरफ की सड़क बैरिकेडिंग लगाकर बंद की गई है। दो तस्वीरें हैं, दोनों देखिए और समझिए राजनीति किस ओर चल रही है। पाकिस्तान भी लाउड स्पीकर की राजनीति की चपेट में आ चुका है। आज जयपुर की जामा मस्जिद के बाहर ये जो सड़क आपको दिख रही है, यहाँ पर जुम्मे की अलविदा नमाज आज पढ़ी गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पहली बार यहाँ पर देखा गया कि इस पूरी रोड को थोड़ी देर पहले राजस्थान पुलिस ने ब्लॉक कर दिया था और किसी को इस तरफ आने की अनुमति थी और हजारों की संख्या में यहाँ पर नमाजी सड़क के बीचों बीच नमाज पढ़ते हुए भी दिखाई दिए। पहली बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सब जगह आपको लाउड स्पीकर लगे हुए दिखाई देंगे। अमूमन ऐसा नज़ारा नहीं दिखता, लेकिन इस बार करीब 30 लाउड स्पीकर है वो मस्जिद के आसपास सड़कों पर लगाए गए हैं, जो कि ये नज़ारा पहली बार है। इस मामले में जब शहर काजी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के बिना लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचती और इमाम की आवाज़ लोगों तक पहुंचाना जरूरी है और यही वजह है कि यहाँ पर इस बार ये लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी में लाउड स्पीकर को सीमित आका गया है, साथ ही सड़कों पर नमाज को भी पाबंद कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई जयपुर से। अब आपको यूपी में अलविदा नमाज की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, आप देखिए, फोर्स देखिए और चारों तरफ जो रास्ते थे उसको क्लियर किया गया और ये वो जगह है जहां पर अमूमन नमाज होती थी, लेकिन आज नहीं हो रही है। और वहां के धर्मगुरुओं ने भी कहा है, ऐलान किया है कि स्पीकर कम रखिए, घर में रखिए। मुरादाबाद की आप तस्वीर देखिए, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आपको दिखेगा, कोई तनाव नहीं है, सारी रोड्स क्लियर है। अलीगढ़ की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मस्जिद के अंदर की नमाज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और रामपुर और नोएडा जहां भी नमाज हुई है बहुत पीसफुली हुई है और घरों में हुई है, मस्जिदों में हुई है। आपको सड़क खाली पड़ी मिलेगी बिल्कुल, और कहीं पर भी सड़क पर नमाज का नजारा खास तौर से उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला है। इसके पहले हमने जयपुर की आपको तस्वीरें दिखाई, ग्राउंड से रिपोर्ट भी दिखाई, तो ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं
में भी अलविदा की नमाज है वो अदा की जा रही है। मैं इस समय लखनऊ के पुरानी टीले वाली मस्जिद है वहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो नमाज है वो अदा की जा रही है। और यहाँ पर पुलिस की अगर बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और आसपास जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी खड़ी है। उसके अलावा अगर बात करें तो वाटर कैनन की गाड़ी खड़ी हुई है। उसके अलावा तमाम सारी जो पुलिस की गाड़ियां वो नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस बल है वो नजर आ रहा है। उसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से और अलग भी टीमें बहुत सारी लगाई हैं वो गई हैं। पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील है और आसपास जो पुलिस के तमाम सारे जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। पुलिस के तमाम सारे आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बताया तमाम सारे जो चाहे एडीसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें या उसके अलावा जीसीपी लॉ एंड ऑर्डर है वो मौजूद है। आसपास के जितने भी एसीपी हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज के दौरान जो जितने भी इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। लोगों के आने जाने की जो व्यवस्था ना हो इसके लिए बाकायदा दूर से ही बैरिकेड कर दिया गया है। यानी कि जो जहाँ पे नमाज स्थल है यानी कि जहाँ पर नमाज पढ़ने के लोग आ रहे हैं, जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। टीले वाली मस्जिद के बाहर मौजूद है और देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाकायदा दूर से ही जो गाड़ियां हैं वो रोक दी गई हैं। यानी कि जो लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े इसका पूरी तरीके से ध्यान है वो रखा जा रहा है। आज अलविदा जुमा है और देखिए मैं इस वक्त मस्जिद पर ही मौजूद हूँ। पीछे तस्वीरें देखेंगे यानी कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और कोविड काल के लगभग 2 साल बाद आज अलविदा जुमा पढ़ने के लिए लोग बेहद आतुर हैं। देखिए अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पुलिस फोर्स पूरी पर्याप्त है। देखिए मेरे साथ बात करने के लिए छर्रा प्रभारी खुद मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर आज अलविदा जुमा है, किस तरीके से आज देखभाल आपकी चल रही है क्योंकि आज 2 साल बाद आज जुमा होना है, क्या कहेंगे सर इसको? सारे मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा करने के लिए पुलिस व्यवस्था का प्रबंध किया गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है अलविदा की नमाज अदा की जा सके। तो सर कई मस्जिद हैं वहाँ पर सब लोग पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया? जी हाँ, सारी मस्जिदें जितने थाना अंतर्गत हैं सभी मस्जिदों में पुलिस व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। सारी जगह पुलिस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के तवील और सबराजमा इंतजार के बाद हमें फिर मस्जिदों में और ईदगाहों में नमाज पढ़ने का मौका मिला। मेरी तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रहे कि जहाँ तक मुमकिन हो मस्जिदों और ईदगाहों के अलावा जुम्मतुल वदा और ईद फितर की नमाजें अपने अपने महल्ले की मस्जिदों में अदा करें, वहाँ भी अदा करें ताकि कम से कम भीड़ किसी एक जगह इकट्ठा हो सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस गुजारिश पर आप भरपूर अमल करेंगे और कोई ऐसे शर्मिंदगी का मौका नहीं देंगे। और इस मौके पर यह वो मौका होता है जबकि रमजान के मुबारक महीने का यह आखिरी जुमा होता है जिसमें कि मुसलमान बहुत ही एहतिमाम के साथ मसाजिद में जा करके रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा करते हैं। और आज रमजान के इस आखिरी जुमे के मुबारक मौके पर अपने और अपने अहल व अयाल के लिए दुआओं के साथ साथ अपने मुल्क में अमन शांति कम्युनल हारमनी और पूरे मुल्क में की तामीर और तरक्की के लिए जरूर दुआएं करें। व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। अलविदा की नमाज आज लगभग 32,000 जगहों पे संपन्न होनी है, जिसमें से कि अभिसूचना के आधार पर लगभग 3,000 ऐसे स्थान हैं जिनको हम लोगों ने संवेदनशील मानकर आवश्यक पुलिस प्रबंध कराए हैं। इस संबंध में धर्म गुरुओं से बातचीत हो चुकी है। सभी धर्म के धर्म गुरुओं द्वारा ये अपील जारी की गई है कि सभी त्योहार आपसी सौहार्द और मिलजुल के मनाए जाए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से जो धार्मिक स्थल से तकरीबन जो है 22,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर को जो है हटा दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोई ये ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कोई कानून आज तो बना नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये बात अलग है कि उसका पालन नहीं किया जाता था। अब दिक्कत ये हो गई, ये कंपटीशन चल रहा था कि हमारे भोपू से ज्यादा उनके भोपू से ज्यादा हमारा भोपू शोर मचाता है, और ये जो हमारे भोपू से ज्यादा उनके भोपू से ज्यादा हमारा भोपू शोर मचाता है, इसका जो कंपटीशन था आप देखेंगे किस तरह का लोगों को परेशानी होती थी। कोई ये भोपू जो है वो आस्था का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहते हैं कि 10 भोपू लगा करके हम अपनी आस्था का प्रकटीकरण कराएंगे। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, उस तस्वीरों से समझिए कि एक प्रदेश में क्या मॉडल होता है और दूसरे प्रदेश को उस मॉडल को क्यों नहीं
फॉलो करना चाहिए। आपको पहली तस्वीर में हम बुलडोजर दिखा रहे हैं, दूसरे पर सड़क पर नो नमाज, नो लाउड स्पीकर्स और योगी मॉडल। इस मॉडल का इसलिए चर्चा है क्योंकि लोग बार बार कहते थे कि कम्युनल टेंशन्स उत्तर प्रदेश में होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग बार बार कहते थे कि योगी आदित्यनाथ आ गए, अब और बवाल होगा, ऐसा भी नहीं है। लाउड स्पीकर्स लोगों ने उतार दिए, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, फोर्स पूरी है, कोई बवाल नहीं है, पूरी रोड साफ है। तो इन 4 तस्वीरों से समझिए कि उत्तर प्रदेश में आज तक और अभी इस शासन में बवाल क्यों नहीं हुआ। हम सीधे अपने गेस्ट पैनल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, राधिका खेड़ा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, नायदा लहरी खान जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, मसूद हाशमी जी हैं इस्लामिक स्कॉलर, और पवन सिन्हा सर आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ। एक बड़ा पैनल है और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो तनाव है वो तनाव क्यों है। मैं शुरू राधिका जी आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि हमने 2 तस्वीरें एक साथ दिखाई, 2 क्या आपके ये 6 तस्वीरें बड़े शहर उत्तर प्रदेश की दिखाई, और उसके बाद हमने राजस्थान की भी तस्वीर दिखाई। तो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, और जो सवाल उठ रहा है वो सवाल यही है, पहला बड़ा सवाल ये है गिरी जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। राधिका जी को शायद आवाज मिली नहीं। धनंजय जी, 2 तस्वीरें, यूपी का मॉडल जहां कोई विवाद नहीं है, स्पीकर उतर गए। राजस्थान में आज जो अलविदा जुम्मे की नमाज थी, वो जयपुर से हमारे संवाददाता ने वो रिपोर्ट भी दिखाई कि वो हुई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया धनंजय गिरी जी। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, हमारी सरकार का जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर चलने की बातें हैं। अपीजमेंट पॉलिटिक्स को हम लोगों ने खत्म किया है। हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, सब अपना काम करें, अपने धर्म का पालन करें। अलग अलग मत मजहब संप्रदाय सब लोग अपनी अपनी बातों को रखें, अपने अपने धर्म को मनाएं, वो अपने तक मनाएं, उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। और ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। पर प्रदूषित वातावरण में कौन जीना चाहेगा? मस्जिद हो या अन्य धार्मिक स्थल, किसी को प्रदूषण फैलाने का कोई हक नहीं है। प्रदूषित वातावरण में जीने का भी सब लोग को भी लाउड स्पीकर पसंद नहीं आता है। लाउड स्पीकर कोई धार्मिक चीज नहीं है। प्रदूषण और हिंदू और मुसलमान नहीं देखता है। आज के प्रदूषण से बचने की जरूरत है। दूसरे आपके कर्म से, आपके कार्यों से दूसरे को परेशानी न हो, ये निहायत जरूरी चीज है। और इस तरह से योगी जी ने एक बड़ी मिसाल कायम की है, और इसकी शुरुआत उन्होंने मंदिरों से लाउड स्पीकर उतार कर की, और सारे लोग इसको स्वेच्छा से उतार रहे हैं। कांग्रेस के या अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, जिसमें था कि आपको आगे बढ़ा करके चीजें करना, आपको क्या करना, इम्पावर्ड करना कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा अत्याचार करें, तांडव करें, बहुसंख्यक समाज के ऊपर तांडव करने की जो छूट दी जा रही थी, उससे मुक्ति मिली है। सबसे बड़ी बात आप समझिए रजत जी, कि यंत्रों के सहारे जीवन में मंत्र पैदा नहीं होते हैं। शंखनाद के लिए जिगर में ताकत होनी चाहिए। 5 जने फूकना आसान नहीं है। जब भीतर ब्रह्म की सत्ता विराजमान होती है, तब बाहर शंखनाद का असर दिखता है। और जब आपके भीतर ब्रह्म हो, तो बाहर भी उसको खोज सकते हैं। नहीं, लेकिन इस पर धनंजय गिरी जी, ओवैसी साहब को भी मैं सुन रहा था ट्विटर पर, उन्होंने कहा कि साहब जो मुसलमान हैं उनकी जो दुकानें हैं जलाई जा रही हैं, जुर्म बहुत ढाया जा रहा है। झारखंड के एक अल्पसंख्यक मंत्री थे, उनको मैंने सुना, वो कह रहे थे कि साहब अगर आप 20% को परेशान करेंगे तो साहब 80% को भी परेशान करिए, नहीं तो हम परेशान करेंगे। तो वैसी साहब तो डेली कह रहे हैं कि आप वो जुर्म कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। आज भी उनकी एक तकरीर थी, मैं सुन रहा था हैदराबाद से। गिरी साहब, रजत साहब, पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां दुनिया के सारे धर्म मौजूद हैं। दुनिया के जितने धर्म इस धरती पर पैदा हुए हैं, अगर कहीं एक देश में मौजूद है तो भारतवर्ष में मौजूद है। और पूरी दुनिया में अगर किसी एक धर्म से पूरी संसार को दिक्कत है तो वो इस्लाम है। ये मैं खुलेआम कहता हूँ। और इस्लाम में भाईचारे का मतलब, अरे जो इस्लामिक मुल्क है उनमें कभी अभी तक भाईचारा स्थापित नहीं हो पाया है। कौन से भी मुल्क में इस्लामिक मुल्कों में भाईचारा? 2 आरोप लगाए। मसूद हाशमी साहब है मुस्लिम स्कॉलर, क्योंकि आपने इस्लाम को लेकर टिप्पणी करी, वो बेहतर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो राजस्थान पर आपकी टिप्पणी है, राधिका खेड़ा जी को अगर मेरी आवाज मिल रही हो, तो जो गिरी साहब ने आरोप लगाए, और एक बीजेपी कह रही है, बार बार इस बात को कह रही है कि साहब देखिए हमने करके दिखा दिया लखनऊ में,
जयपुर में क्यों नहीं हो पाया? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति की ये तस्वीरें हैं? राधिका जी, सबसे पहले तो रजत जी, क्योंकि आपका चैनल बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मौका लेना चाहूंगी और ये अपील करना चाहूंगी हमारे पंजाब के भाई बहनों को हाथ जोड़ के कि अभी जो पटियाला में स्थिति है उसमें शांति बनाए रखें और सब साथ मिलके गए। दिल्ली से आग जो लगाई जा रही थी वो अब पंजाब तक पहुंच चुकी है और हमें आपस में नहीं लड़ना है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कास्ट, किसी भी समुदाय के लोगों को आपस में नहीं लड़ना है। और ये सच्चाई है जो आज हो रहा है, चाहे हिजाब हो, चाहे बुरखा हो, चाहे अजान हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे लाउड स्पीकर हो, बुलडोजर हो और आज चाहे पंजाब हो और उत्तर प्रदेश में नमाज की मुद्दा, ये सब कुछ किया जा रहा है आम जनता का ध्यान भटकाने को देश के असली मुद्दों से। और मैं बार बार हर बार आपके शो पे यही बात बोलती हूँ रज्जत जी, क्योंकि देश के ज्वलंत मुद्दे जिससे जनता जूझ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी के सर के ऊपर से छत छीनी जा रही है, हमारे पास अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तो ध्यान जनता का भटकाना है। उसके लिए बार बार धर्म को ले आकर, यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता आके कह रहे थे पूरे विश्व में लोगों को इस्लाम से नफरत है। इस्लाम से नफरत पूरे देश में नहीं साहब, आपको है, और वो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में बार बार साबित किया है। ना मैं किसी धर्म के फेवर में बोलती हूँ, ना मैं किसी धर्म के अगेंस्ट में बोलती हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और वो मेरा सबसे पहला धर्म है। मैं हिंदू हूँ नहीं हूँ वो मेरा निजी मामला है और मेरा अपना धर्म किसी ऊपर के ऊपर भी थोपना वो मेरा अधिकार नहीं है। और इस देश में रह रहे सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को पूरा अधिकार है कि जो आजादी के लिए हमारे पूर्वज लड़े हैं, जिस आजादी के लिए लोगों ने, चाहे भगत सिंह हो, महात्मा गांधी जी हो, नेहरू जी हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, सरदार पटेल जी हो, सब ने जान दी, इसलिए नहीं कि आज ये देखने को मिले। फिर मैं दोहराऊंगी राधिका जी, आपको अगर नमाज, राधिका जी, मैं बहुत स्ट्रेट, बहुत सीधा सवाल आपसे, क्योंकि ये जो विवाद उठा, ये विवाद उठा महाराष्ट्र से और कहा कि साहब हमको दिक्कत है। कई लोगों ने कंप्लेन्स करी, खासतौर से सेलिब्रिटीज ने कंप्लेन करी कि हम लेट नाइट आते हैं, सुबह सुबह अजान होती है, दिक्कत होती है। उसमें एक कोर्ट की रूलिंग है। तो यूपी में हमने देखा लोगों ने लाउड स्पीकर हटा दिए, सरकार ने खड़े होके, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हटाए। पीसफुल माहौल है अब तक। एक सहारनपुर को छोड़ दीजिए, वहां घटना है छिटपुट। लोग ये कह रहे हैं कि साहब अगर यहां पर जो मुसलमान रह रहा है, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, वो घर पे गया, जुम्मे की जो नमाज थी अदा करी, मस्जिदों में करी। जो यूपी में धर्मगुरु थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने बाकायदा इस बात का अनाउंसमेंट किया कि आप लोग घर पर आइए, सड़क की जरूरत नहीं है। तो आज जयपुर में सड़क पर जो जरूरत पड़ी है, क्या ये ठीक है? क्या आप इसको जस्टिफाई करती हैं कि हाँ ये ठीक काम हुआ है? सबसे पहले तो रजत जी, क्योंकि आपने महाराष्ट्र से शुरुआत करी तो महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में जब ऑल पार्टी मीट हमारी सरकार ने, महाविकास अघाड़ी ने बुलाई, क्योंकि वहां पे गृह मंत्री उसको चेयर कर रहे थे, तो जो ऑपोजिशन में है और भाजपा है, उन्होंने इस मीट को बॉयकॉट कर दिया। जो लाउड स्पीकर के ऊपर चर्चा होनी थी, जो मीटिंग होनी थी, क्यों कि हम तो जी गृह मंत्री से बात नहीं करें, क्योंकि गृह मंत्री तो कोई है ही नहीं, उनके हाथ में प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी आता है गृह मंत्री। लेकिन वही गृह मंत्री जब अमित शाह साहब हो जाते हैं तो सबको लाइन से खड़ा होना पड़ता है। और मैं एक बात आपके चैनल पे बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी, अगर लाउड स्पीकर, और ये इस बात का तो रूलिंग है कोर्ट का कि इतने डेसिबल से कम, अगर इतने डेसिबल से ज्यादा अगर लाउड स्पीकर होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे किसी धर्म का हो, या किसी भी तरीके की नॉइज हो, तो हर व्यक्ति को इस देश में वो हक है कि वो फोन उठा के पुलिस में कंप्लेंट करे और अपनी शिकायत दर्ज करे। और अगर भाजपा को ऐसा रूल लेकर आना है तो पूरे देश में कॉमन रूल लेकर आइए। गिरी साहब, कॉमन रूल ले आइए। राधिका जी कह रही है कि अगर कोई नियम बनाना है तो देश के लिए एक नियम बना दीजिए, हर प्रदेश उसको फॉलो कर लेगा, दिक्कत क्या है? रजत जी, हम किसी के धार्मिक स्वतंत्रता और बात की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, कितना डेसिबल तक बजना चाहिए, बस उसी तक बजेगा, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। राधिका जी जब बात करती हैं कि सबको अपना धर्म जीना चाहिए, हम भी इस बात की तस्दीक करते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं। समस्या तब होती है जब एक पर्टिकुलर समाज दूसरे को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करता है कि हमारी बात सुनिए। हम सुबह शाम दिन में 5 टाइम कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल मोहम्मद अल्लाह, मोहम्मद के सिवा कोई धरती पर पड़ा नहीं है। आप अपना कहना चाहते हैं कि हमारे पिताजी बहुत महान है, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? हम उस धर्म को जीते हैं, उस सभ्यता को जीते हैं, उस समाज को जीते हैं जहाँ कहा जाता है एकम सत्य ब्रह्म बहुधा बदंती, सत्य एक है। उसको बहुत लोगों ने बहुत तरीके से कहा है। इस्लाम भी नायदा लहरी साहब, आ रहा हूँ, गिरी साहब आ रहा हूँ। नायदा लहरी खान है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। उत्तर प्रदेश में माहौल, नायदा जी, जो हम लोग टीवी में देख पा रहे हैं, पीसफुल दिख रहा है।
कहीं पर सड़क पर और लोग स्पीकर हटा रहे हैं, क्या ये मॉडल ठीक मानती है बीजेपी का? आप लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि साहब देखिए यहां कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है राजस्थान में हुई, जो दिक्कत है महाराष्ट्र बॉलिंग पॉइंट है, तो यूपी में ठीक चल रहा है सब। रजत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी मेरा नाम नाहिद है, नाहिदा नहीं। सॉरी, माफ करिएगा नाहिदा जी। और जो नाहिद जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनपे मैं पहले आपको एक बात उनको कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि टीवी डिबेट्स में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है और वे नहीं समझते सबका अपना एजेंडा होता है। तो ये बात बीजेपी के प्रवक्ता समझे, अन्यथा माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पर भी कोई दिन सख्त हो जाएगी। और रही बात सौहार्द बनाने की, तो सौहार्द बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, वहां से लाउड स्पीकर हट रहे हैं, वॉल्यूम लो हो रही है, स्वेच्छा से लोग लाउड स्पीकर खुद ही हटा दे रहे हैं। इसका तो आंकड़ा योगी सरकार दे रही है कि हमने इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए धार्मिक स्थलों से। हमने तो दिखाया नायदा जी, हमने तो मैम दिखाया कि लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, लोगों ने एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर हटा दिए। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक बार जो धर्म गुरु थे उन्होंने अपील करी और लोगों ने स्वतः इसको मान लिया, कोई विवाद ही नहीं है। मैं तो खुद ही कह रही हूं कि स्वेच्छा से लोग अपने आप हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी योगी सरकार जो है अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से आंकड़ा गिना रही है कि हमने इतने धार्मिक स्थलों से इतने लाउड स्पीकर हटा दिए। ठीक बात है, लेकिन जरा ये भी तो आंकड़े गिनाए कि आखिर कितने बेरोजगार युवाओं को उन्होंने रोजगार उपलब्ध करा दिया उत्तर प्रदेश में। आए दिन बेरोजगारी के चलते, आर्थिक तंगी के चलते युवा जो है। धनंजय गिरी जी, सीधा सवाल आपसे ये। अरे रजत जी, जरा बोलने तो दीजिए 2 मिनट। 2 मिनट इतनी देर आपने बीजेपी प्रवक्ता को, कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने दिया। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैम मैं रुक गया। असल में मैम आप अगर 3-4 इशू एक साथ उठा देती हैं, जैसे आपने पहला आंकड़े का उठाया कि सरकार आंकड़े क्यों बता रही है, दूसरा इशू आपने बेरोजगारी का उठाया, तो मैं ये चाहता था ये जो 2 इशू, मैम मेरी बात सुन लीजिए, ये जो 2 इशू आपने उठाए हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी उसका जवाब दे रहे थे। आप एक बार में अगर 9 इशू बोल देंगी मैम, आप चाहिए बोल दे, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता था ये 2 इशू पे धनंजय गिरी जी आपको जवाब दे रहे थे। आप कहती हैं तो मैं उनको रोक देता हूं, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जरा ये भी आंकड़े बताएं आखिर कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। महिला और बच्चों के साथ उत्पीड़न चरम पर है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, इसको रोकने के लिए क्या किया, इसका भी आंकड़ा बताइए। हत्या, लूट, डकैती चरम पर है, इसे रोकने के लिए क्या किया, जरा इसका भी आंकड़ा बताइए। बिजली पानी की कटौती से त्राही त्राही मची है उत्तर प्रदेश में, इसको रोकने के लिए क्या किया, इसका भी आंकड़ा बताइए। खान पान के सामान वस्तुओं के जो है दाम आसमान छू रहे हैं, उसमें कटौती करने के लिए क्या किया, इसका भी आंकड़ा बताइए। और जरा ये भी आंकड़ा बताइए कि मानव का चारा तो ये लोग खा ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल और तेल का दाम बढ़ा के सिलेंडर। ठीक है मैम, अब जवाब ले लूं मैम, अगर आपका माताओं का चारा खा रहे हैं आए दिन, अब ले लूं मैम। 8-9 इश्यूज आपने बता दिए, इतने सारे इश्यूज बता दिए, मुझे लगता है गिरी साहब एक आध इशू भूल जाएंगे। अब आपका जवाब अगर आप कहिए तो, वरना फिर आप कहेंगी कि भाजपा और कांग्रेस को आप कम समय दे रही हैं। नहीं, बीजेपी के एमएलए, पीलीभीत के एमएलए स्वयं बता रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है, और बीजेपी की बलिया की बीजेपी की एमएलए स्वयं आज चीख कर बता रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। मूल धनंजय गिरी जी 7-8 आरोप एक बार में सपा प्रवक्ता ने लगाया है, नायदा जी ने एक बार में 7-8 आरोप दे दिया। मुझे लगता है मुस्कुरा रही, उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली है, आप जवाब दे सकते हैं गिरी साहब। मैं बहन नायदा को जो आज अलविदा की नमाज है उसकी बधाई देता हूँ, और जितना परेशान है वो मैं उनकी बातों से को कहते एक एक करके जवाब दे देता हूँ। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि ये तो रजत जी पर आरोप है कि उन्होंने डिबेट किस चीज पर रखा है। रजत जी ने जिस विषय पर डिबेट रखा है हम लोग उसी पर बात करेंगे। रही बात अगर आपको सारे मुद्दे पर बात करनी है रजत जी प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, रजत जी अपनी बातों से प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, किया है बहन, और जनता ने हमारे कामों पर मुहर लगाई है। अगर हमने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया होता, उत्तर प्रदेश का काम नहीं किया होता, तो जिस तरह से आपको 5 साल बाद यूपी की जनता ने खारिज कर दिया और आगे भी खारिज ही रखेगी, उस तरह से हमें भी खारिज करती। लेकिन जनता ने अपने दिल में बिठाया, अपने हृदय में स्थान दिया, हमें जनता के द्वारा चुन कर आए हैं। तो इसीलिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश जो अपराधियों का तांडव जहां होता था,
जहां सपा के गुंडे बसपा का नारा तो था, गुंडे अब चढ़ आप आ गए हैं तो महंगाई चरम पर कर देंगे, गौ माता का चारा खा जाएंगे, अपनी पीठ में गौ माता का चारा डाल देंगे, गौ माता का चारा डाल देंगे, जिंदा दफना देंगे, जिंदा जला देंगे गौ माता को, जैसे गाजियाबाद में किया, मानव का खाना तो खा ही रहे हैं, गौ माता का भी चारा खा रहे हैं। अरे ऊपर वाले ने क्या जुल्म कर दिया, भारत और यूपी की जनता को कैसी सरकार दे दी। ये मानव का भी चारा खाती है और गौ माता की भी चारा खाती है। ये मानव का भी आप लोग कितना ये पेट है कि आपका भ्रष्टाचार सरकार आ गई है, प्रक्रिया से आप साबित हो गए हैं, तो कम से कम जनता की जानमाल की सुरक्षा तो करिए, जनता की जानमाल की सुरक्षा तो करिए। संगम नगरी को संकट नगरी बना दी, दुर्दशा करके संकट नगरी बना के 28 दिन में 17 हत्याएं हो गई है संगम नगरी की। सरकार का एक बार खत्म हो चुका है। आपकी सरकार आते ही अयोध्या में जो है बच्ची के साथ अपराध हो गया, रायबरेली में दलित मर के बच्चे के साथ भाजपा के यूथ विंग के पदाधिकारियों ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार कर दी, यहाँ तक अपना पैर चटवाया। और वो लोग कौन थे? मुख्यमंत्री के सजाती लोग थे। आप ये सब भी तो बातें करिए। किस प्रकार से लूट, हत्या, डकैती, मर्डर चरम पर है, इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिजली कटौती चरम पर है, बच्चों के बोर्ड इम्तिहान चल रहे हैं, बच्चे इम्तिहान नहीं दे पा रहे हैं, रो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चों के प्रति आपकी सरकार संवेदनशील है नहीं, केवल आपकी बुलवाली से सरकार है जो बुलडोजर का बहाना बना बना के जनता को बहकाने का काम करती है। लेकिन जनता को रोटी चाहिए, जवाब रोटी चाहिए, आरोप आप पर ही है, चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। जनता को आपकी ये सब बहकाने वाली बातों में नहीं आ गई है। इनको पहले चुप हो जाए। अरे बिजली का दौरा आपको पड़ा था, उस दौरे को मैंने ठीक करने का आपको काम कोई भी किया टीवी है। पर देख के बता सकता है कि मिर्गी किसको आई है। आपको आ गई थी, उसको मैंने ठीक करने का काम आप किया डॉक्टर है। हैं, अब आपके पास जवाब नहीं है। जनता ने आपको अब आप पहले से जरा ठीक कर जवाब दिया दीजिए है ना। बहन। आपको और आपकी पार्टी को जनता भाई जी, ने आप रही है। आपको जगह दिखा दी है। करके सत्ता पर काबिज हो गए। 60% जनता ने भाजपा को ठीक है नकार नाइक जी, दिया। ठीक है, चुनाव मान गया मैं, 60% बिल्कुल भाजपा को बेहतरीन मिला परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं आपको, गिरी साहब आप मानिए, ये पिछली बार वाला 45 वाला विपक्ष नहीं है, 125 वाला विपक्ष है। आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। आप सब हमारे साथ रहिए। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं गिरी साहब, क्योंकि लंबे चौड़े आरोप नायजा जी ने लगाए आपके ऊपर। आप वो शांत थे, 15-20 आरोप, और मैंने कहा ये पुरानी वाली सपा नहीं है, ये 125 प्लस वाली सपा है। थोड़ा आपको भी सुनना पड़ेगा, मजबूत विपक्ष है। गिरी साहब जवाब। रजत जी, हम लोग लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और हम लोग विपक्ष का थोड़ा सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती में इसी में है कि एक मजबूत विपक्ष बने। और हमारे यशस्वी आदरणीय युग पुरुष अटल जी विपक्ष के नेता रहते हुए जाकर के यूएनओ में भाषण दिए थे भारत के पक्ष में, जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। हम एक जिम्मेवार, सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति करने वाले विपक्ष की परिकल्पना करते हैं, क्योंकि उस तरह से हम रहे हैं। और उस तरह के जब कोई रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में होता है तो जनता उसको स्वीकार करती है और जनता को और सत्ताधारी दल को भी उसे सम्मान देना चाहिए। मैं जो एक निकाल पाया मोटा मोटा गिरी साहब, मैं जो निकाल पाया, जो जिसको आप कहिए सारांश था नायजा जी का, वो यही था कि जो और इश्यूज थे उन इश्यूज से ध्यान भटकाया गया। वो बेरोजगारी, महंगाई, बिजली कटौती, लॉ एंड ऑर्डर, इन सारे इश्यूज पर आपको घेर रही है। वो कह रही उसकी बात करिए ना। लेकिन रजत जी, आपको उनकी बात सुननी चाहिए और उन विषयों पर भी आपको डिबेट रखनी चाहिए। हम हमेशा तैयार हैं उस पर डाटा देने के लिए, और हमारी जिम्मेवारी को, हमारे डाटा को, हमारे काम को जनता ने सराहा है और जनता ने उसको अप्रिशिएट किया है। केवल जो है विज्ञापनों पर चल रही है और डेटा पर। एक मिनट नायजा जी, आप सुनने दीजिए। देखिए, आपने अपना पर्याप्त समय लिया है। मैम, एक बार आप कंप्लीट करने दीजिए। आपने अपने पूरे सवाल पूछे, एक बार उनको बोलने दीजिए। गिरी साहब कंप्लीट करिए, क्योंकि पवन सर भी हैं और कई और गेस्ट उनके पास नहीं जा पाए। एक बार जाना है। गिरी साहब जवाब। रजत साहब, मैं यही बात कह रहा हूँ, हमारे काम को जो लगातार रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, जो सकारात्मक राजनीति की जा रही है, जो सरकारी नहीं सरोकारी राजनीति मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश माना जाता था, उसमें अडम गोदमी का कहना है कि कितना असर है खादी के उजले लिबास में, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। वहां से निकल करके आज यहाँ पर सुशासन की सरकार स्थापित हुई है। आज माँ बहन बहू बेटियां रोड पर निकल। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर आपने जवाब दिया है। मुझे लगता है कि नाहिद लहरी खान, ठीक है, मैं आ रहा हूं, अब रुकिएगा एक मिनट। हमारे साथ मसूद हाशमी साहब भी है, मुस्लिम स्कॉलर है। मसूद साहब, यूपी में जो हमने देखा
उसका कंपैरिजन मुंबई महाराष्ट्र से हो रहा है, उसका कंपैरिजन जयपुर से भी हो रहा है। तो जब धर्मगुरु उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं कि आप साहब घर पर रहिए, मस्जिद पे जाइए, नमाज अदा करिए, जो एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर से उतार दीजिए, तो पूरे देश में जहां जहां दिक्कत है वहां पर भी हो जाए। दिक्कत क्या है मसूद साहब? देखिए रजत जी, आपका शो शुरू हुए 31 मिनट हो गए। 31 मिनट बाद मेरा नंबर आया है और यही हमारी मुसलमानों की पूरे भारत के अंदर दुर्दशा है कि हम तो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हमारे नाम से कोई सत्ता में आ रहा है, हमारे नाम से कोई वोट ले रहा है, हमारे नाम से कोई अपोजिशन में आ रहा है, कोई पोजीशन में आ रहा है, और हम खामोश मूर्ख बने बैठे हैं। हमारा नंबर आएगा, हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। अभी आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक कोई प्रवक्ता बैठे हैं, गिरी जी, धनंजय गिरी साहब, विचारों की इतनी उनका मुताला, उनकी स्टडी इतनी कम है। अब जो भी है XYZ, मैं उनका नाम लेकर उनको अहमियत देना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने इस्लाम के बारे में टिप्पणी की। अच्छा, एक बात और आपके PCR को मैं बता दूं, मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं एक बहुत छोटा सा सोशल वर्कर हूं। आइंदा मुझे स्कॉलर न लिखें, स्कॉलर हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज होती है। तो अभी गिरी जी ने इस्लाम के बारे में टिप्पणी की कि पूरी दुनिया में इस्लाम से प्रॉब्लम है लोगों को, तो मैं उनकी बात को एग्री करता हूं। वाकई वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, चूंकि दुनिया में हक से और सच से ही प्रॉब्लम होती है सबको। जहां जो सच्चाई होती है लोग उसी से डरते हैं, सच से ही डरते हैं, हक से ही डरते हैं। इस वजह से इस्लाम से प्रॉब्लम है, उनका मैं कंसर्न समझता हूं। और उनको भी ये लगता होगा कि उनके आने वाली नस्लें, उनके बच्चे, उनके भाई भतीजे जो हैं वो कहीं मुसलमान ना हो जाएं, चूंकि इस्लाम इतना लोकप्रिय मजहब है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं और इतना पीसफुल मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूं कि उनका दर्द जो है वो जायज है। दूसरा, आपकी स्टोरी मैंने देखी, आपने अपनी स्टोरी के अंदर जिस तरह से आप राजस्थान की सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि जयपुर में नमाज हो गई अलविदा की, जयपुर में, जब यूपी में नहीं हुई तो जयपुर में कैसे हो गई? तो भाई 75 साल से पूरे भारत की सड़कों के ऊपर मुसलमान इसी तरह खामोशी से नमाज पढ़ता चला आया है। अपने घर से अपना कपड़ा लाता है, मस्जिदों से सफाई आती है, मुसल्ला लाता है, जगह को साफ करता है, बिछाता है, नमाज पढ़ता है, चला जाता है। उससे किसी को क्या परेशानी है? हम कोई सड़कों को रोक नहीं रहे, सड़कों को जैम नहीं कर रहा है, वहां नारे नहीं लगा रहा है, वहां पर शराबे पी के बोतलें नहीं फेंक रहा है, वहां पे हथियार नहीं लहरा रहा है। खामोशी से आते हैं, अपने किबले की तरफ मुंह करते हैं, इमाम की बात के ऊपर लब्बैक कहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपना मुसल्ला लपेटते हैं, चले जाते हैं। इससे किसी को क्या आपत्ति है? और जिन लोगों का आपत्ति है वो जहनी तौर से बीमार हैं, मरीज हैं, और मीडिया उनके उस मरीज को फैला रहा है। मेरी आपत्ति यह है कि मीडिया उनके इस मर्ज को पूरे मसूद साहब, आपने 3-4 और अहम बातें कही। पहला, जब भी शो, मसूद साहब देखिए, पूरा मौका दिया ना, अब ये मत कहिएगा मौका नहीं दिया, और बीच में कोई बोला नहीं। राजनीतिक प्रवक्ता बोलते हैं तो उस समय टिप्पणी होती है, आपके बीच में अगर कोई बोला हो तो बता दीजिए। तो पहला आरोप आपका गलत हो गया कि जब हम बोलेंगे तो बोलने नहीं दिया जाएगा, पहला। दूसरा, आपने कहा बार बार जयपुर क्यों दिखाया गया, मैं बताता हूं आपको। हम चाहते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हम भी हैं, हम भी चाहते हैं शांति का माहौल हर जगह हो। ये डिबेट इसीलिए कर रहे हैं आज कि अगर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई, राजस्थान में हुई ना सर, हर गांव में क्यों हुई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम? मस्जिद के बाहर हुई ना सर, क्यों हुई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम? क्योंकि अगर पहले से ही मेंटेन हो, हमारा ये मानना है कि अगर कोई, सर देखिए, आपने बोला, मैं बोला नहीं, अब मैं बोल रहा हूं, आप भी सुनिए। हम यही चाहते हैं कि ठीक है, धर्म आड़े ना आए, मैं तो आपको जबरदस्ती विवाद ना हो किसी चीज पर। लोग ये ना कहें कि आप अगर अजान पढ़ रहे हैं तो हम भी उसी के बगल में एक स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे और उसके बाद लड़ाई कर लेंगे। हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये डिबेट कर रहे हैं। ये डिबेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दिखाएं कि जयपुर खराब है और यूपी बहुत अच्छा है। यूपी भी अच्छा है, राजस्थान और जयपुर भी कलर्स वाला स्टेट है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पीसफुल वातावरण हर जगह रहे। क्योंकि इस्लाम वाले टॉपिक पर गिरी साहब ने बोला था, आपने जवाब दिया है। गिरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर भाई साहब जो फरमा रहे थे, उन्होंने अपनी बात को दबी जबान में कह दिया। तो उनका असली मकसद जो था, उन्होंने अपनी दबी जबान से कहा। मकसद क्या है? दारुल हबर को दारुल इस्लाम में बनाना, गजवाए हिंद इनका मकसद है, जो कभी पूरा नहीं होने जा रहा है। मैं आपको दावे से कहता हूं, जो जिसके पैदा होने की तारीख तय होती है, उसके जाने की भी तारीख मुकर्रर हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला उसकी तारीख उसी समय तारीख तय हो जाती है। और ये हजारों साल की संस्कृति, सनातनी संस्कृति बनी हुई है और ये बनी रहेगी। हम, क्योंकि हम तलवार के बल पे आगे नहीं बढ़े, इस्लाम पूरी दुनिया में तलवार के बल पे आगे बढ़ा, हम विचार के बल पे आगे बढ़े हैं। इसलिए हम विचार के बल पर लड़ते रहे और आप तलवार के बल पर लड़ते रहे। और
आप कोई और नहीं है, यहीं से कन्वर्ट हुए हैं। पूरा जम्मू द्वीप भारतवर्ष इसी सनातनी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। आप यहीं से कन्वर्टेड हैं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं, आप जिस बात को कर रहे हैं, एक शाहबानों के ऊपर, भाईजान मैंने बीच में नहीं बोला था, एक शाहबानों के ऊपर एक महिला से डर गया। ऐसा धर्म आपका, ऐसा पंथ, ऐसा मजहब एक महिला को अधिकार नहीं दिला सका। एक शाहबानों को सुप्रीम कोर्ट के कई केस में कह दिया। आ रहा हूँ, साहब आ रहा हूँ, समझेंगे इसको अपीसमेंट पॉलिटिक्स क्या है उस पर भी जाना है। राधिका जी आपके पास आओ, लेकिन उससे पहले पवन जी हमारे साथ। पवन जी एक मिनट, गिरी साहब एक मिनट, गिरी साहब ठीक है, आ रहा हूँ मसूद साहब आप भी आ रहा हूँ। एक बार पवन सर के पास चलिए। पवन सर, मैं जानबूझ के थोड़ा लेट आया आपके पास। मैं चाहता तो पहला सवाल आपसे ही शुरू करता, लेकिन मैं चाहता था कि आप एक बार माइंडसेट देखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कौन सही है कौन गलत है, लोगों की अपनी अपनी राजनीति होती है, वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा माइंडसेट यही है कि पीसफुल एनवायरनमेंट हो, सब साथ रहे, हम हर धर्म की इज्जत करते हैं। लेकिन यहां जो माहौल है वो बिगाड़ने की ज्यादा कोशिश होती है। अब आप इस पर ज्यादा प्रकाश डालिए कि यूपी में अगर लोग घर पर नमाज अदा कर सकते हैं, मस्जिदों में कर सकते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि आप सड़कों पर आइए, लाउड स्पीकर्स लगाइए? क्या उसकी जरूरत है, या हमको मान लेना चाहिए कि ये ऐसे ही चलेगा? सारे मजहब अच्छे ही होते हैं, सारे धर्म अच्छे ही होते हैं, उनके मानने वालों के व्यवहार कैसे हैं ये अलग बात है। और दूसरी बात आती है नमाज की, तो जहां तक जितना इस्लाम मैं जानता हूं, हालांकि मसूद साहब हैं, नाहिद बहन हैं, तो वो ज्यादा बताएंगे। नमाज किसी भी ऐसी जगह नहीं हो सकती जो पाक ना हो। तो इसीलिए नमाज के लिए हमेशा एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसे मस्जिद कहते हैं। वो किसी के घर की छत भी हो सकती है, लेकिन वो पाक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, वहीं पर नमाज होगी। तीसरी चीज है एक मॉडल की बात, जिससे सब लोगों को एतराज हो रहा है यहाँ पर। देखिए, कोरोना के समय में भी जिन जिन राज्यों ने कोरोना को रोकने की एक कवायद की थी और सफल हुए थे, तो उनके मॉडल को भी मॉडल माना गया था। उसमें आगरा शहर भी था, उसमें हरियाणा प्रदेश भी था, और वो मॉडल पूरे देश में लागू किया। तो देश के सामने मॉडल्स होते हैं। यूपी ने एक मॉडल दिया है, और जब दिया है तो इसमें गलत क्या है? हाई कोर्ट की रूलिंग है तो उसको इम्प्लीमेंट किया है। दूसरी चीज, वो मॉडल पूरे देश में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे प्रदेशों में, चाहे उसकी अपनी पार्टी ही क्यों ना हो, वो लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक ये मॉडल दिया है, और ये मॉडल सब जगह लागू होना चाहिए। इससे अच्छा रहता है। कोर्ट की इज्जत हमें रखनी चाहिए, कोर्ट के जजमेंट की इज्जत रखनी चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और रही बात जो आज का मुद्दा है, वही मुद्दा अगर रहे, और बाकी मुद्दे भी बहुत अच्छे हैं जो बहन नाहिद जी ने कहे हैं, तो वो मुद्दे भी हैं। और उस पर धनंजय जी ने भी कहा है स्पष्ट रूप से कि उस पर अलग अलग समय पर बहस हो सकती है। और आप तो इतनी अच्छी बहस कराते हैं, मैं तो आपका मुरीद हूं, तो कोशिश ये रहती है। लेकिन देखिए, आज मसूद साहब ने कहा कि बिल्कुल वक्त नहीं दिया। राधिका जी आपके ऊपर, क्योंकि इल्जाम है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आ रहा हूं पॉल सर। राधिका जी, इल्जाम कांग्रेस पर आज लगा, और ये वीडियोस के साथ लगा, चाहे ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, बीजेपी प्रवक्ताओं की हमने बाइट भी देखी। कहा यही होती है अपीजमेंट पॉलिटिक्स। राधिका जी, क्या नमाज पढ़ने देना अपीजमेंट है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या आरोप है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पे कोई भी धर्म के लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं। कल को जब गणपति महोत्सव आएगा, जब कोई भी प्रोग्राम आता है, कोई भी धर्म का प्रोग्राम आता है, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, क्रिश्चियंस भी हो, सिख भी हो, कोई भी हो, सब भी अपने धर्म के अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं और पूरे देश में मनाते हैं। तो इसमें ये आरोप की बात कहां से आ गई है? कोई गुनाह कर रहा है क्या अगर जाके अपने धर्म की कोई भी चीज कर रहा है? कल को क्या ये इस बात का भी आरोप लगाएंगे जब गणेश उत्सव पे वहां पे गणपति विराजमान होंगे, 7 दिन पूजा होगी, तब क्या फिर यही? राधिका जी, मैं बताऊं, गिरी साहब ने पहले भी कहा और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आपने लाउड स्पीकर्स की जो डेसिमल थी उसको कंट्रोल नहीं किया, लाउड स्पीकर्स कम नहीं किए, और रोड पर जो नमाज पहले जैसे होती थी वैसे ही आज हुई। गिरी साहब। देखिए रजत जी। हाँ राधिका जी आप बोलिए, फिर गिरी साहब बोलेंगे। रजत जी, एक बात तो मैं आपको करेक्ट भी करना चाहूंगी। आपने उस वक्त डिबेट में कहा था कि राजस्थान खारगांव की वो पिक्चर्स आई कि वहां पे कुछ दंगा हुआ या क्या हुआ, ऐसा कुछ राजस्थान में वो जगह है ही नहीं।
दूसरी बात पे आती हूँ। मैं बिल्कुल गलत था, वो करौली जगह थी, मैं मध्य प्रदेश से कंफ्यूज था, वो करौली जगह थी। और हाँ, करौली पे जो विजुअल्स थे, मैंने सिर्फ इस संदर्भ में कहा, चाहे वो खरगांव हो करौली हो, ये मेरा संदर्भ था बोलने का कि इस तरीके के इंसिडेंट ना हो, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये होना चाहिए, सिर्फ इतना ही संदर्भ। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो, इसीलिए जब खरौली में वो चीज हुई उसके बाद राजस्थान सरकार ने, जो लोग जिम्मेदार थे, 36 लोग आज जेल में हैं। और उसके बाद जब रामनवमी का कुछ भी इवेंट हुआ, जो भी चीज हुई, वहां पे सब समुदाय के लोगों ने, सब धर्मों के लोगों ने मिलकर उसको मनाया। सब लोगों ने मिलकर किया। गिरी साहब जवाब, शो वाइंड अप करना है। गिरी साहब, कहा सब कुछ तो ठीक है, कहा सब धर्म को मानते हैं, तो साहब नमाज भी होने दीजिए, लाउड स्पीकर रखने दीजिए, क्यों इतना ऐतराज? देखिए, ऐसा है, प्रदूषण से समस्या है और सभी को समस्या है। इस्लाम में तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया और 20वीं शताब्दी में लाउड स्पीकर आया। पहले तो फतवे जारी हुए थे इस्लाम में, लाउड स्पीकर की मनाही थी, लाउड स्पीकर इस्तेमाल की मनाही थी। और वैसे भी ये काफिरों के द्वारा इजाद की गई वस्तु का इस्तेमाल इस्लाम में करना ऐसे भी हराम है, करना भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ठीक है गिरी साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, आप सबसे माफी के साथ आप लोगों को रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। आप सब देश के सवाल में आए, बहुत शुक्रिया आप सबका। कोशिश हमारी यही थी कि समझे कि आखिर लाउड स्पीकर को लेकर, अजान को लेकर या फिर राम नाम के पाठ को लेकर इतना बवाल क्यों। मसला राजनीतिक है। यूपी में चुनाव नहीं है, चुनाव हो चुके हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, योगी मॉडल। राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव है, राजनीति साथ में चलती है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।